लास्ट क्लास पे बेटा ये पूरा नहीं हो पाया था अपना, तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो लेफ़्ट इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, निगेटिवली चार्ज्ड है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। जो राइट इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर हमेशा रिडक्शन होता है। और याद करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है बेटा। यदि आप इसे याद करना चाहते हैं तो देखिए, आप इसको याद करिए। लिखा है एलोन, अकेला, अलोन पीकर, अकेले पीकर, गाड़ी वाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बट द मीन ऑफ अलोन पीकर, इस अलोन पीकर का क्या मतलब है, आइए ज़रा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर देता हूँ। सबसे पहले इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ए का मतलब होता है एनोड, एल का मतलब होता है लेफ़्ट इलेक्ट्रोड, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, Ne का मतलब होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी एनोड लेफ्ट में होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और पीकर का मतलब है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड होगा, राइट साइड में होगा और उस पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी जब भी आपको याद करना है, आप एलोन पीकर याद रखिए। ए का मतलब एनोड, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, निगेटिव इलेक्ट्रोड, पीई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड होगा, राइट हैंड पे होगा और उस पर हमेशा रिडक्शन होगा। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ा देते हैं जरा। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेल का, और जो सेल बेटा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सेल है जिंक कॉपर सेल। आपके सामने ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। जरा आइए इस सेल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेल कैसे बनाया गया होगा। चलिए, मुझे जिंक कॉपर सेल बनाना है। अब बताइए, जिंक और कॉपर में आपको पता है बेटा कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, किसका ज़्यादा है। तो जिंक का SRP कम है, कॉपर का SRP ज़्यादा है। जिसका SRP कम है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बनेगा। जिसका SRP ज़्यादा है वहाँ पर रिडक्शन होगा, कैथोड बनेगा। तो कम SRP वाला जिंक एनोड, ज़्यादा SRP वाला कॉपर क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ठीक, अब हमें E0 ऑफ सेल निकालना तो आता ही है बेटा, कैथोड माइनस एनोड, या SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। चलिए, तो ये आपके सामने बना है, पर मैं इसे हटा के दोबारा से सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। चलिए इसे ज़रा हटा दिया जाए, फिर से हम इसे दोबारा से बनाएंगे। लेट अस सी हियर। सबसे पहले कलर चूज़ कर लेता हूँ, जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर डार्क कर लें बेटा। चलिए अब ठीक है। आइए जरा बात कर रहे हैं कौन से सेल की बेटा, हम बात कर रहे हैं जिंक कॉपर सेल। ये सेल बनाना है। तो किसी भी सेल को बनाया जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे जब भी बेटा हम किसी गैल्वेनिक सेल को बनाएंगे, किसे बनाएंगे, किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाएंगे, तो वो क्या कह रहा है सुनिएगा। वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखिएगा पहला पॉइंट कि सबसे पहले हम एक ऐसे करके लाइन खींचते हैं। ये लाइन एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है और ये इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड वाला हमेशा होना चाहिए एनोड। फिर इसके बीच में आप एक कंडक्टिंग मीडियम लगाते हैं जिसे हम यहाँ पर नाम देते हैं साल्ट ब्रिज। और फिर एक लाइन आप इधर खींचेंगे बेटा, राइट साइड में हमेशा होनी चाहिए रिडक्शन रिएक्शन, यानी आप किसे लिखेंगे, कैथोड। यानी लेफ्ट साइड में आप एनोड लिखेंगे, राइट साइड में आप कैथोड लिखेंगे और उन दोनों को कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग मीडियम साल्ट ब्रिज से। याद रखिएगा, बिल्कुल छोटी सी बात है, इसे आपको याद रखना है बस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं अपने सेल की जिसकी हम बात कर रहे थे। कौन सा सेल बेटा, इट इज जिंक कॉपर सेल। क्लियर है। अब सबसे पहले ये समझिए कि इस सेल को ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए बताइए, जिंक का क्या बनाएंगे बेटा, एनोड बनाएंगे। कॉपर का क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जिंक का SRP कम है, नेगेटिव वैल्यू है। कॉपर का SRP ज़्यादा है, जिसका SRP ज़्यादा उसका रिडक्शन यानी कैथोड, जिसका कम उसका ऑक्सीडेशन यानी एनोड। क्लियर। अब देखिए बनाएंगे कैसे बेटा, इसे ड्रॉ करते हैं, रिएक्शंस बाद में लिखते रहेंगे। आइए पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास पहला हाफ सेल। इसमें एक जिंक की रॉड है बेटा, ये पड़ी हुई है। किसकी रॉड है, जिंक की। किसमें डुबो दी है आपने, ये
इसको आपने डाल दिया है ZnSO4 के सॉल्यूशन। लीजिए दूसरी साइड में आ जाइए, ये रही, यहाँ आपके पास एक और ये हाफ सेल है और इस हाफ सेल में आपने किसे कनेक्ट किया है बेटा, ये लुक ये कौन है, कॉपर की रॉड है इस साइड में, और ये किस में डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन Cu++SO4 माइनस। लीजिए उठाइए, दोनों में यहाँ एक मैंने वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ये आपका सेल हुआ। अब इसे कनेक्ट करने के लिए मैंने ऐसे करके जोड़ दिया है दोनों को, किससे, एक कंडक्टिंग मीडियम से, एंड दैट कंडक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड, इसी कंडक्टिंग मीडियम का नाम होता है साल्ट ब्रिज। इससे ठीक, इसमें कोई भी इनर्ट साल्ट भर दिया जाता है पेस्ट की फॉर्म में। लीजिए ये कोई साल्ट भर दिया, जैसे आपने अमोनियम नाइट्रेट भर लिया है, KNO3 ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, कोई भी साल्ट ले सकते हैं। कैसा साल्ट लेना है ये मैं आपको बताऊंगा बेटा। अब जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट किया वैसे ही आपकी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जरा अपनी रिएक्शंस पर आ जाते हैं बेटा। तो बताइए सबसे पहले हमारी रिएक्शन किस पर होंगी, एनोड। किसकी बात करें, एनोड रिएक्शन। व्हाट विल बी योर एनोड रिएक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। हमेशा एक बात याद रखिएगा, दो रिएक्शन हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। थोड़ी देर में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। हमेशा ऑक्सीडेशन होगा मेटल का और हमेशा बेटा रिडक्शन होगा मेटल कैटायन का। मेटल हमेशा सॉलिड होगी और मेटल कैटायन हमेशा सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में मौजूद होंगे। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन मेटल का होगा बेटा, और मेटल आपकी कौन है, ये रही जिंक सॉलिड। जब ये ऑक्सीडाइज होगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी बेटा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये इसमें से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आनी शुरू होगी, यानी जिंक का डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इधर आ जाइए, ये क्या है बेटा आपके पास, एनोड, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी कैथोड। ये क्या था, जिंक का एनोड था, और ये क्या है बेटा, कॉपर का कैथोड था। अब जरा बताइएगा यहाँ पे होगा क्या, जिंक ने कौन सी चीज निकाली, इलेक्ट्रॉन। जो ये निकालता था वही यहाँ पे चार्ज बन जाता था, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो ये जा रहे हैं, देखिए, और यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, कैथोड पर, और रिडक्शन करा देंगे। तो चला इनको कैथोड पर ले आते हैं भैया। तो अब बात कर लेते हैं दूसरी रिएक्शन की, जिसे हम कैथोड रिएक्शन कहते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन हमेशा मेटल कैटायन यानी Cu++ एक्वस। अब ये Cu++ एक्वस कहाँ है बेटा, सॉल्यूशन में है। जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक से इधर आ रहे हैं उन्हें ये कैप्चर कर लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। तो ये कॉपर यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट, यानी कैथोड पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और एनोड पर मेटल का डिसोल्यूशन होने लगता है, वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अब आप पे कैथोड रिएक्शन भी आ गई, एनोड भी आ गई। यहाँ से क्या गायब हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये गायब हुआ, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। कुछ समझ में आया, ये हमने सीखा था ना बेटा, जो चीज़ गायब होती है वो कहाँ पहुँच जाती है, इलेक्ट्रोड पर। यानी यहाँ पर कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड। अब पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, ये सबको पता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड आ रहे हैं तो करंट आपकी कैथोड टू एनोड जाएगी हमेशा। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि बताइए व्हाट विल बी नेट सेल रिएक्शन, इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो मैंने दोनों रिएक्शन को उठाया और जोड़ दिया। जैसे ही आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे आपको आपकी नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी जरा बताना बेटा। आपने जिंक सॉलिड लिया है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, प्लस कॉपर एक्वस लिया है, दो पॉजिटिव है, रिएक्शन में जिंक एक्वस डबल पॉजिटिव बना है बेटा, और प्लस कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो गया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट सेल रिएक्शन। अब वो कहता है सेल नोटेशन भी बता दीजिए क्या होगा। तो चलिए हम सेल नोटेशन भी दिखा देते हैं। तो सेल नोटेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डंडा खींचना है। ये आपका A फॉर एनोड होता है बेटा, फिर दो लाइनें खींचनी है, ये B यानी साल्ट ब्रिज होता है, फिर एक लाइन खींचनी है, ये C यानी कैथोड होता है।
एनोड पर होने वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन हमेशा मेटल यानी जिंक सॉलिड का हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा? Zn++ एक्वस में। इससे क्या निकले हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ, चार्ज आ गया है नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई है? बीच में आपके कौन है? साल्ट ब्रिज। कैथोड पर रिडक्शन हुआ है बेटा, रिडक्शन किसका हुआ है? Cu++ एक्वस का। ये किस में बदल गया है? कॉपर सॉलिड में। क्या गायब हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ आ गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को आपने ऐसे करके कनेक्ट कर रखा है, तो इस डायरेक्शन में कौन आ रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। और यदि मैं पूछूं करंट की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इस डायरेक्शन में कौन जा रही है? करंट। यानी आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं एनोड टू कैथोड आउटर सर्किट से, जबकि आपकी करंट जाती है कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये आपका कंप्लीट सेल नोटेशन है बेटा, सेल रिएक्शन है, और कंप्लीट सेल बना है जिंक और कॉपर का, जिसे आप डैनियल सेल के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है बेटा इसका? इट इज कॉल्ड डैनियल सेल। इसे हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। अभी मिलाता हूँ इससे। तो जिंक कॉपर सेल, इसी का क्या नाम दिया मैंने? दिस जिंक कॉपर सेल इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड डैनियल सेल। इसी को हम डैनियल सेल कह देते हैं। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो इस डैनियल सेल में। क्लियर है बेटा? अब पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि सेल नोटेशन, सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, इसकी ट्रिक, और एक छोटी सी चीज सिखाता हूं इसी सेल के बारे में। हटा दो। चलिए अब मैं करने क्या जा रहा हूं, सबसे पहले सुनिएगा। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले ट्रिक। फॉर सेल रिएक्शन, यानी यदि हमें सेल रिएक्शन लिखनी है तो क्या ट्रिक होती है? एंड सेल नोटेशन, इनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले सेल रिएक्शन की ट्रिक सिखाता हूं, फिर आपको सेल नोटेशन भी सिखाऊंगा। पहले सेल रिएक्शन की बात कर ली जाए तो नंबर 1 किसकी बात करेंगे? सेल रिएक्शन। और नंबर 2 किसकी बात करेंगे? सेल नोटेशन। तो पहले रिएक्शन और नोटेशन, आइए नोटेशन ही पहले देख लें। हमेशा सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ए फॉर एनोड कहेंगे, इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। फिर आप 2 लाइंस खींचेंगे, ये आपका साल्ट ब्रिज है, इसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आप एक लाइन खींचेंगे, इस पर हमेशा रिडक्शन लिखेंगे, तो ये कैथोड होगा। आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा होगा एनोड से कैथोड, करंट जाएगी कैथोड टू एनोड। अब जरा सेल रिएक्शन को लिखते समय आपको क्या करना है, इस पे नज़र डालिए। जब भी आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ 2 रिएक्शन होंगी बेटा, एक ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, एक रिडक्शन होगा कैथोड पर। हमेशा ऑक्सीडेशन होगा ए फॉर एनोड पर, रिडक्शन होगा सी फॉर कैथोड पर। ऑक्सीडेशन हमेशा होगा मेटल का जो सॉलिड फॉर्म में है जनरली, रिडक्शन हमेशा होगा मेटल कैटायन का जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। लीजिए क्लियर? अब कैसे लिखेंगे आप सेल रिएक्शन को और कैसे बनाएंगे सेल नोटेशन, आइए थोड़ा सा इसे सीख लेते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसी सेल से जो भी हमने पढ़ा है। क्या नाम था? जिंक कॉपर सेल। तो पहला काम बताइए, जिंक है और कॉपर है। ये हमें पता है कि जिंक का क्या बनता है? एनोड, क्योंकि एसआरपी कम है। इसका क्या बनेगा? कैथोड, यानी एसआरपी ज़्यादा है। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। अब अपने को सेल रिएक्शन लिखनी है। अब सेल रिएक्शन लिखना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का, तो जिंक लिखेंगे बेटा, ठीक है। प्लस रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का, तो रिडक्शन के लिए Cu++ लिखेंगे। जिंक क्या होगा? सॉलिड, क्योंकि आपने बोला है ऑक्सीडेशन मेटल का, रिडक्शन कैटायन का। क्या होगा? एक्वस। अब प्रोडक्ट बना दीजिए जरा। लीजिए जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन किस में होगा? Zn++ एक्वस में। कॉपर का रिडक्शन किस में होगा? Cu सॉलिड। बन गया। अब वो कह रहा है कि सर सेल नोटेशन भी लगे हाथ दिखा दीजिए कि सेल का सेल नोटेशन क्या होगा। तो बड़ा आसान है, देखो। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे एनोड, फिर हम 2 लाइन खींचेंगे साल्ट ब्रिज, फिर हम एक लाइन खींचेंगे कैथोड। तो ए फॉर
एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड। तो बताइए एनोड पर कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा? जिंक सॉलिड का। किस में? Zn++ में। क्या चीज़ गायब हुई है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव आया है, जो गायब हुआ वो यहाँ आ गया। रिडक्शन किसका होगा बेटा? कॉपर प्लस एक्वस का किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर सॉलिड में। क्या गायब हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ आ गया। अब यदि आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता दीजिए, तो लीजिए ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। और ये दो लाइनें क्या हैं? साल्ट ब्रिज। क्या आपको समझ में आया है बेटा कैसे मैंने लिखी है सेल रिएक्शन और कैसे मैंने दिखाया है सेल नोटेशन? यही तरीका आपने सीखा था, सेल नोटेशन और सेल रिएक्शन। बिल्कुल आसान सा तरीका। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन कराएंगे मेटल का, रिडक्शन कैथोड पर कराएंगे मेटल कैटायन का। चलिए दूसरी रिएक्शन से सीखते हैं, फिर से एक और रिएक्शन लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए जिंक, चलो अब ले लिया तो ये सिल्वर सेल का, ये सेकंड है। अब बताइए जिंक और सिल्वर में इसका SRP ज़्यादा है तो ये एनोड बनेगा, इसका कैथोड बनेगा। बेटा जिसका SRP ज़्यादा होता है वो क्या बनता है? कैथोड बनता है। तो SRP ज़्यादा है तो ये कैथोड बनेगा, SRP कम है तो ये एनोड बनेगा। एनोड बनेगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड बनेगा तो Ag+ का रिडक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले अपन सीखते हैं क्या बनाना? सेल रिएक्शन। बताइए कैसे लिखेंगे सेल रिएक्शन? तो पहले एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का, सॉलिड है। रिडक्शन किसका होगा? Ag+ का, एक्वस है। रिएक्शन करा दीजिए जरा, बताइए जिंक किस में कन्वर्ट होगा बेटा? Zn+2 एक्वस में। सिल्वर रिड्यूस होके देगा Ag, सॉलिड। चार्ज बैलेंस करने का तरीका सीख ले। बता भाई जिंक पे चार्ज कितना है? 2, सिल्वर पे कितना है? 1। इनके चार्जेस को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाएगा इसके पास तो Ag हो जाएगा 2, 1 जाएगा जिंक के पास, छोड़ देते हैं। ये काम सीख गया बेटा, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब आ जाइए इसके बाद सेल नोटेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर ले? सेल नोटेशन। चल पहली लाइन खींची A फॉर एनोड, 2 लाइनें खींची ब्रिज, 1 लाइन खींची C फॉर कैथोड। तो ABC पढ़ रहे हैं, सिंपल। रिएक्शंस लिखनी है, आइए रिएक्शन लिख दी जाए जरा दोनों पे। कैसे लिखोगे भैया रिएक्शन? एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका? जिंक का। किसमें? Zn+2 एक्वस में, और ये सॉलिड है। यहाँ पर रिडक्शन किसका? Ag+ एक्वस का। किसमें? Ag में। ये केवल रिएक्शन का सिंबल देना है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती बेटा अपने को। तो यहाँ से क्या गायब हुए? इलेक्ट्रॉन, तो माइनस। यहाँ क्या गायब हुआ? प्लस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रही, लीजिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो ये सेल रिएक्शन है, ये सेल नोटेशन है। क्या समझ में आया है बेटा आपको सेल रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, सेल नोटेशंस कैसे करते हैं? क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, सेल रिएक्शन, सेल नोटेशंस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आइए। अब की वो आपसे कह रहा है कि सेल बनाइए आप, और आपको सेल दे रहा है बेटा क्रोमियम आयरन सेल। अब याद करिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है? जन क्रोफी कड कोनिसन, जन क्रोफी यानी क्रोमियम पहले आया तो इसका SRP कम, Fe का SRP ज़्यादा, जिसका SRP ज़्यादा वो कैथोड, जिसका SRP कम वो एनोड, जो एनोड उसका ऑक्सीडेशन, जो कैथोड उस पर रिडक्शन। चल भाई अब अपन लिखेंगे इजीली अपनी सेल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? सेल रिएक्शन। देख कितना आसान है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्रोमियम का, तो ये रहा क्रोमियम सॉलिड। रिडक्शन किसका होगा? आयरन, और रिडक्शन हमेशा होता है बेटा कैटायन का। आयरन पे चार्ज होता था +2। लीजिए रिएक्शन करा देते हैं। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, चार्ज होगा +3, आयरन का रिडक्शन हो जाएगा Fe सॉलिड, और ये है एक्वस।
अब पहले रिएक्शन को जरा बैलेंस किया जाए। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, क्रोमियम पर चार्ज है 3, आयरन पे चार्ज है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रोमियम पर आएगा 2, आयरन पर आएगा 3, क्रोमियम पर आएगा 2, आयरन पर आएगा 3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस चार्जेस को, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड भी हो गई। अब मैं इसे हटा देता हूँ। लीजिए आराम से आप इसका सेल नोटेशन भी मुझे लगता है बना देंगे। कहता सेल नोटेशन दे दीजिए, बड़ा आसान है बेटा देना। ये पहली लाइन खींचेंगे ए फॉर एनोड, ये 2 लाइन खींचेंगे साल्ट ब्रिज, फिर 1 लाइन खींचेंगे सी फॉर कैथोड। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बेटा, क्रोमियम सॉलिड का। किस में हो रहा है बेटा, क्रोमियम +3, सी आर लिखा है, क्रोमियम +3 एक्वस में। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ Fe का रिडक्शन हो रहा है, यानी +2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe सॉलिड में। चार्जेस आपको पता है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। लीजिए ये सेल नोटेशन एंड सेल रिएक्शन। कुछ समझ में आया बेटा? बड़ा आसान होता है सेल रिएक्शन लिखना, बस ये पहचानिए एनोड कौन, कैथोड कौन। और यही हम लोगों ने लास्ट क्लास जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीखा था तो ये निकालना सीखा था हम लोगों ने, याद है बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ के मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि यदि हम एक्सटर्नली कोई बैटरी गैल्वेनिक सेल में जोड़ दें, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करें तो क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ फिगर्स बने हैं, उन फिगर्स को समझाने के लिए बस मैं ये बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले जरा मैं छोटे छोटे से 3 सेल बना के दिखा रहा हूँ, समझिएगा। ये मैंने कलर बदल लूँ जरा, ये मैंने यहाँ पे जिंक की रॉड ली है, ये मैंने यहाँ पे कॉपर की रॉड ली है, और इन दोनों रॉड्स को ये मैंने कनेक्ट कर दिया है एक साल्ट ब्रिज से। और लीजिए ठीक ठीक है, यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन देखेंगे। अब जरा बताइएगा, यदि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, जिंक ऑफ कॉपर सेल यदि इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड, तो इसका E0 ऑफ सेल बराबर होता है 1.1 वोल्ट। ये रहा, ये सेल का पोटेंशियल है। जैसे ही मैंने इन्हें कनेक्ट किया होगा तो ये इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हुए होंगे ऐसे करके, और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन आया होगा करंट का। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, अलग से मैंने इसे उठाया इस वायर को और ऊपर ऐसे करके एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, और ऐसे चलेगा तो इस पर चार्ज होगा नेगेटिव और इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। इतनी बात समझ में आती है बेटा आपको? अब मैंने क्या किया है ये भी सुन लीजिए। ये जो ऊपर मैंने वोल्टेज लगाया है, मतलब ऊपर एक मैंने बैटरी लगाई है, इसमें मैं कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा हूँ। तो जो वोल्टेज मैं ऊपर बैटरी में दे रहा हूँ, जिसे मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, ठीक, ये वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है। तो कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला। यदि नीचे वाला वोल्टेज ज़्यादा है तो ऊपर वाले वोल्टेज पर ओवरकम कर जाएगा, तो ऊपर वाला वोल्टेज काम नहीं कर पाएगा, नीचे वाला वोल्टेज यानी 1.1 काम करेगा। तो रिएक्शन जैसे हो रही है वैसे होती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ऊपर वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज को कुछ कम जरूर करेगा, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। बेटा मैंने अपोजिंग वोल्टेज लगाया है उल्टी डायरेक्शन में, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ वैल्यू कम करेगा। मान लो ये वैल्यू 1 है तो 1.1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 0.1, वो इधर जाएगी। यानी अभी भी आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, यानी यहाँ पर हमारा जिंक डिसॉल्व होता रहेगा, जो कॉपर है बेटा उस पर डिपोजिशन होता रहेगा। अब मैं पड़ोस में आ जाता हूँ, फिर से सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए फिर से देखिएगा एक बार और, तो दीजिए ये जिंक की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है, सब कुछ वही है जो आपने पीछे किया था। एक साल्ट ब्रिज लगा देता हूँ, ये आपका साल्ट ब्रिज लगा दिया, बिल्कुल वैसी सोल्यूशन है बेटा जैसे पहले लिए थे। सोल्यूशन भरे इनमें, इसमें ZnSO4 भरा होगा
जिंक प्लस प्लस, इसमें कॉपर सल्फेट भरा होगा, इसमें भी जिंक सल्फेट भरा होगा और इसमें कॉपर सल्फेट भरा होगा। ठीक है, करंट किधर जा रही थी? इधर की तरफ, याद रखिएगा। ऐसे, सॉरी करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे। अब मैंने क्या किया, इसमें भी वही काम किया, मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स यहाँ भी यूज़ कर लिया। लीजिए, ये एक बैटरी यहाँ भी लगा दी मैंने। ठीक है, जब मैंने बैटरी लगाई, अब वो क्या कह रहा है कि अब इस बैटरी में जो आप ई एक्सटर्नल दे रहे हैं वो बराबर दे रहे हैं 1.1 वोल्ट। यहाँ भी कितना था बेटा? 1.1 वोल्ट। तो ये इसको रोक देगा, और जब ये रोक देगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगी, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा बेटा, तो ना यहाँ कोई एनोड बनेगा ना यहाँ कोई कैथोड बनेगा। ये सिस्टम किस में होगा? हाईली इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम किस में है? इन इक्विलिब्रियम। लीजिए, यानी इक्विलिब्रियम में इसका कितना होता है? 1.1 वोल्ट, इतना वोल्टेज आपको मिल जाता है। क्या समझ में आया है? दूसरा, यानी मैंने एक्सटर्नली पहले 1.1 से कम लगाया, दूसरी बार मैंने एक्सटर्नली 1.1 लगाया तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, तो कैथोड एनोड हमें कुछ मिला ही नहीं। अब तीसरी सिचुएशन एक और देख लेते हैं। मैंने थर्ड सिचुएशन में क्या किया देखिएगा, फिर से बनाया सेम काम, फिर से इसमें वो लगा दिए इलेक्ट्रोड्स। ये रहा जिंक का जैसे आप लगा रहे थे, और ये रहा कॉपर का। इट इज कॉपर एंड इट इज जिंक। ये आपका साल्ट ब्रिज लगा दिया, फिर से इसे उठाया, और फिर से यहां पर एक बैटरी लगा दी, ये रही। ठीक है, अब देखिए थोड़ी कहानी पलटेगी। कहानी क्यों पलटेगी और कैसे पलटेगी मैं आपको ये सिखाता हूँ। अब की मैंने क्या किया है, अब की मैंने यहाँ पर जो एक्सटर्नल वोल्टेज दिया है ई एक्सटर्नल, वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा दिया है, और यहाँ 1.1 वोल्ट मिल रहा था, यदि ऊपर वाला ज़्यादा हो गया तो अब ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव साइड है तो करंट इधर, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे होंगे, यानी अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ध्यान से देखिए, चेंज। यस और नो? करंट बहेगी, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन जो थोड़ी देर पहले इधर थी अब वो डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स। जब डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, यानी अब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी अब ये बन रहा होगा एनोड, और इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ हो रहा होगा रिडक्शन, तो अब ये बन गया होगा कैथोड। इसका मतलब यदि मैंने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया है तो आपकी रिएक्शन गेट रिवर्स, आपकी जो रिएक्शंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी बेटा? रिवर्स हो जाएंगी। बट द मीन ऑफ रिएक्शन रिवर्स होना। अब जरा देखिए, ये कैथोड बन गया है, ठीक, और ये एनोड बन गया है, तो अब एनोड नेगेटिवली चार्ज और चार्जेस भी ऐसे करके बदल गए। क्लियर? अब इन तीनों को मैं एक जगह बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे। लीजिए, अब आपको ये तीनों सेल्स एक साथ नजर आ रहे होंगे। देखिए, नजर आ रहे हैं ना? तो इसमें जो रिएक्शंस होंगे, मैं सबकी लिखने दिखा रहा हूं, इसमें जो रिएक्शन होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। यानी जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होगा, देखते रहिएगा। जो कॉपर है इस पे रिडक्शन होगा और ये कैथोड होगा। यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए, पर यहाँ रिवर्स हो गया, यहाँ अब जिंक पर ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रहा है तो इट बिकम्स अ कैथोड। यहाँ पे कॉपर पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट बिकम्स एन एनोड। क्योंकि अब जो कुछ करेगा बेटा वो कौन करेगा? ऊपर वाला गवर्न करेगा। यानी ये नीचे वाला हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल टाइप बन गया। अब हम इसको सही करना चाहें तो पूरे सिस्टम को ऐसे करके घुमा देंगे तो एनोड लेफ्ट में आ जाएगा, कैथोड राइट में, तो इट बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक रिवर्सिबल टाइप का सेल है जो इक्विलिब्रियम में है, और ये आपका गैल्वेनिक सेल बना है। तो ये कहते हैं कि यदि एक्सटर्नली आप कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं
ई नॉट ऑफ सेल से ज़्यादा तो रिएक्शन को रिवर्स करा देता है, और यदि आप उससे कम अप्लाई करते हैं तो गैल्वेनिक सेल का काम करता है। लेड स्टोरेज बैटरी में यही तो होता है, जो घरों में इन्वर्टर में बैटरी है बेटा, कि हम उसमें जब ऐसे काम लेते हैं, उससे काम लेते हैं तो गैल्वेनिक सेल है, और बाहर से करंट देना शुरू कर देते हैं उसे, तो किसका काम करने लगता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। और जब वो चार्ज हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो रिएक्शंस रुक जाती हैं, वो इस कंडीशन में आ जाता है। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि कोई डाउट है इतने में? समझ में आया बेटा तीनों बातें? क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज की, कि जो हमने साल्ट ब्रिज यूज किया है इसका क्या काम है। क्या आपने कभी घरों में कटआउट देखे? वो यू जैसे होते हैं, लगे होते हैं, वो दो जंक्शंस को जोड़ते हैं। कटआउट निकाल दीजिए, लाइट चली जाती है, इसका मतलब ये वही कटआउट है। निकाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, कोई रिएक्शन नहीं होगी, इधर उधर आयंस मूव करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम जो साल्ट ब्रिज का होता है वो यही होता है कि इट मेंटेन या कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। यही बेटा इसका पहला काम है। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। काम नंबर 2 पर आ जाइए। अब जरा समझना क्या था, एक इधर आपका इलेक्ट्रोड था, एक इधर इलेक्ट्रोड था, एक पर नेगेटिव चार्ज था, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, तो दो सोल्यूशन भी होंगे, एक सोल्यूशन पर पॉजिटिव होगा, एक सोल्यूशन पर नेगेटिव होगा। तो जब ये दो सोल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पैदा होगा, हाँ या ना? भाई दो अपोजिट चार्ज चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, इसे कहेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, जैसे KNO3 टाइप का, तो NO3 इधर जाके न्यूट्रल कर देगा, पोटेशियम इधर जाके इसे न्यूट्रल कर देगा। तो ये आयंस मूव करेंगे और दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करेंगे। यानी क्या करेंगे? पहला का तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कंप्लीट करेगा। अब सोचिए, ये इधर मूव कर रहा है, एक आयन इधर मूव कर रहा है, तो दोनों साथ साथ मूव करें। ये नहीं कि इधर का न्यूट्रल हो गया इधर का चार्ज, फिर तो एकदम से ये उड़ जाएगा भाई आपका सर्किट, सही है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ कैटायन या वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इन साल्ट ब्रिज, जो साल्ट ब्रिज में है, मस्ट बी सेम। वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए और नियरली सेम। मान लीजिए कल वो बिल्कुल सेम नहीं है तो लगभग सेम हो जाए तो भी काम चलेगा। चौथा आपने क्या बताया कि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल था, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो नहीं आने देता, तो इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। अब एक लास्ट बात समझ लीजिए, कहते हैं इन साल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। क्या मतलब होता है इसका? मीन्स इसका मतलब होता है कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसके जो आयंस है कैटायन और एनायन, वो सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट से रिएक्शन ना करें। मतलब क्या है भाई? यानी जो आपके दो कंपार्टमेंट थे बेटा, एनोड और कैथोड, उनमें एक तो सॉल्यूशन था और एक उसमें इलेक्ट्रोड था।
तो इसका कोई आयन इलेक्ट्रोड से कोई रिएक्शन ना करे और जो आयन सोल्यूशन में है उनके साथ भी कोई प्रेसिपिटेट वगैरह ना बनाए, कोई रिएक्शन ना करे। तो मीन्स एनी आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट does not reacts with any component of both the solutions in half cell। जो हाफ सेल्स में मौजूद है बेटा उनके साथ रिएक्शन ना करें। हाफ सेल यानी एक हाफ इधर एक हाफ इधर, एक एनोड और एक कैथोड वाला। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं किसके, साल्ट ब्रिज के, और थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं किसकी, साल्ट ब्रिज की। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था आपका सेल जिसे आपने नाम दिया है गैल्वेनिक सेल। क्लियर है बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी गैल्वेनिक सेल पे। तो हमने गैल्वेनिक सेल तो सीख लिया बेटा क्या होता है, उसमें अपोजिंग पोटेंशियल्स भी लगा के देख लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं EMF और वोल्टेज ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल या वोल्टेज ऑफ सेल, और इसको जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसे कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। कहते हैं कि अपने सिलेबस में नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अपने सिलेबस में जरूर है। कहते हैं मान लीजिए फॉर अ गिवन सेल रिएक्शन, हमें कोई सेल रिएक्शन दी गई है, कोई भी, जैसे ये रिएक्टेंट था और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में, कोई भी सेल रिएक्शन। तो इसके लिए जो वोल्टेज ऑफ सेल होता है जिसे हम बोलते हैं ई ऑफ सेल, वो बराबर होता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, हालांकि चलिए एक इक्वेशन पहले वो लिख देता हूँ जिससे इसको बनाएंगे। ये बराबर होता है RT अपॉन NF इंटू लॉग नेचुरल ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यानी हम उसी को लेंगे बेटा जिसमें कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर्स आएंगे। सॉलिड्स को यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम की तरह, क्योंकि यहाँ भी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम जैसा ही मिलेगा आपको। अब एक काम कर लेते हैं, कहते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, थोड़े से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक। टेम्परेचर आ गया बेटा, आर की वैल्यू 8.31 जूल हो गई, फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलाम्स हो गई। यदि मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है जानते हैं इक्वेशन में, मुझे E ऑफ सेल बराबर मिलता है E नॉट ऑफ सेल माइनस, और मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाता है 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू ln को बदल दिया है लॉग में अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लीजिए ये आपका आता है नर्स्ट इक्वेशन। तो ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करनी है, ये आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है। ये इसलिए याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन ही पूछ लेता है नर्स्ट इक्वेशन इस डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। हालांकि डेल्टा जी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, पर हमें प्रूव करना नहीं था बेटा, हम इसे ऐसे ही याद रखेंगे। याद रखिए ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी है और ये आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है। कभी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए नर्स्ट इक्वेशन कौन सी है तो हमें याद रहे, और क्वेश्चन में हम किसे अप्लाई करेंगे, इस वाली नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब कैसे इस नर्स्ट इक्वेशन को अपन अप्लाई करेंगे रिएक्शंस में, आइए मैं आपको ये ज़रूर सिखाऊंगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई की जाती है रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन दी गई है ये वाली, जिसे हम कहते हैं जिंक कॉपर सेल वाली। किस पे अप्लाई करनी है, जिंक कॉपर सेल। कैसे लिखेंगे आप इसे, पहले तो रिएक्शन लिखना याद होगा, भूले नहीं होंगे बेटा। कैसे रिएक्शन लिखते थे याद है ना, जिंक सॉलिड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होना है, Cu++
एक्वस इसका रिडक्शन होना है, जिंक प्लस प्लस एक्वस एंड Cu सॉलिड। तो सॉलिड का तो कोई काम होगा नहीं नेक्स्ट इक्वेशन में। इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर कितना है 2। तो देखिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि E ऑफ सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल, डेनियल सेल के लिए लिख रहा हूँ, माइनस, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1.1 होती है। चलिए माइनस 059/2 इंटू लॉग किसकी कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट, अपॉन रिएक्टेंट में कौन, कॉपर की कंसंट्रेशन। सॉलिड्स को नहीं लिया जाता नेक्स्ट इक्वेशन में। अब सोचिए यदि आपको ये कंसंट्रेशन की वैल्यू पता हो तो आप सॉल्व करके वोल्टेज ऑफ सेल आराम से निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया बेटा कैसे लिखा है जिंक के लिए, पक्का? चलिए दूसरे के लिए निकालते हैं, इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि बोर्ड पे दिखती रहे आपको। चलिए ये था जिंक कॉपर सेल के लिए। अब मैं फिर से आपको निकाल के दिखा रहा हूं, और इस बार मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूं, सपोज करिए जिंक सिल्वर सेल के लिए, इसके लिए। तो रिएक्शन क्या लिखी थी आपको याद है ना बेटा, जिंक सॉलिड, डायरेक्ट लिख रहा हूं तो याद है आपको, ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स, क्या देगा बेटा, जिंक प्लस प्लस एक्वस एंड ट्वाइस Ag सॉलिड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो n बराबर हो गया 2। n इफेक्ट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होते हैं, ये n हो गया। तो बताइए कैसे लिखेंगे, E ऑफ सेल बराबर E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई, सही है, इंटू लॉग, 59 लिख रहे इतना ही काफ़ी है, इंटू लॉग। बताइए किसे लिखेंगे ऊपर, Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस कितने हैं 2, तो इसका स्क्वायर, सॉलिड्स के कोई काम नहीं। तो ये हो गई नेक्स्ट इक्वेशन इसकी। देख लीजिए कहीं डाउट लग रहा हो, बिल्कुल आसान सा काम था। समझ में आ गया बेटा नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, पक्का? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन बात करते हैं वो कह रहा है कुछ ज्ञान की बातें हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर E ऑफ सेल। अब वो आपसे कह रहा है, पहली ज्ञान की बात कह रहा है कि E ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर यानी PCT। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर नहीं है बेटा, ये P फॉर है प्रेशर, C फॉर है कंसंट्रेशन और T फॉर है टेम्परेचर। सर ऐसा क्यों? तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये जो रिएक्शन थी क्या ये रिवर्सिबल थी? यस सर। तो इक्विलिब्रियम होगा और इक्विलिब्रियम हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो E ऑफ सेल की वैल्यू टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करना ही करना है। कैसे करना है? क्योंकि हमारी इक्वेशन ही है E इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन चेंज की जाएंगी तो भी चेंज हो जाएगा E ऑफ सेल, और कंसंट्रेशन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। यानी E ऑफ सेल की वैल्यू PCT प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर तीनों पर डिपेंड करती है। किसमें? इन नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में एक खास बात है, आइए उस खास बात को देख लेता हूँ। कहते हैं जब अपन नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब अपन नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, E इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.059 अपॉन n इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए जरा इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है बेटा, कौन सी वैल्यू? ये वाली। ये जो वैल्यू है ये हमेशा याद रखिए कैसी वैल्यू है? फिक्स्ड, यानी ये कांस्टेंट होती है।
पर ये वैल्यू वेरी करेगी। अब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है फिलहाल तो प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ P एंड कंसंट्रेशन ऑफ R पर। अब जरा सोचिएगा आप, टू इंक्रीज यदि आप बढ़ाना चाहते हैं द वोल्टेज E ऑफ सेल, तो ये वैल्यू किसी तरह से प्लस कर दें। कैसे प्लस करेंगे? अब देखना ध्यान से, यदि मैं रिएक्टेंट बढ़ा दूं, प्रोडक्ट कम कर दूं, मान लो प्रोडक्ट 1 है, मैंने रिएक्टेंट 10 कर दिया, तो ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो E ऑफ सेल बढ़ जाएगा। यानी यदि आपको E ऑफ सेल बढ़ाना है तो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाना होगा। यदि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटाया तो आप हमेशा याद रखिए E ऑफ सेल बढ़ेगा, E ऑफ सेल बढ़ेगा। यानी राइज वाली को बढ़ाएंगे तो राइज करेगा, R से राइज, R से रिएक्टेंट। और कहीं गलती से आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटाया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो याद रखिए E ऑफ सेल घटेगा। यानी राइज को घटाया तो कम हो गया और राइज को बढ़ाया तो राइज हो गया, बढ़ गया। याद करना भी बड़ा आसान है ना, R से राइज, राइज, R से राइज की जगह कम कर दिया तो यह सेल कम हो गया। P को देखना ही नहीं है, या ये बोल दे P के केस में पलट दो, P से पलट दो, यदि ये नीचे है तो ऊपर कर दो, ऊपर है तो नीचे कर दो, P फॉर पलट। कुछ समझ में आया बेटा? क्या बोला मैंने कि यदि आपको E बढ़ाना है तो हमेशा याद रखिए रिएक्टेंट बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट घटाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपकी टिप थी किसके लिए? वोल्टेज ऑफ सेल के लिए। चलिए आज हम लोग बेटा इसे केवल यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इसकी मदद से KSP कैसे निकालते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म। ठीक, आज यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद।